जब भी हमसे कन्वर्जन के लिए कहा जाता है कि आप एक तरह की यूनिट को दूसरी टाइप की यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये बोला जा रहा है कि मेरे पास 5 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, अभी उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? किलोमीटर टू मीटर। अभी तक आपने ये याद करा है ना कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उल्टा मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब याद रखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, तो ये जो के है ना, के इज फॉर किलो, तो जो के है, के का मतलब ही 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ये वही चीज हो गई जो आप अभी तक करते आए थे, 5000 मीटर, सही है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे आपसे बोला जाता है कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है तो सेंटी का मतलब 10 की पावर -2। अभी तक जो आपने रूल याद कर रखा था वो ये था कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटी, दिस सी का मतलब ही 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 मीटर, ये वही तो हो गया। 10 की पावर -2 को अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +2, यानी कि 3/100, है ना। ये वही चीज हो गई, सेंटीमीटर को मीटर में जो आप किया करते थे वही वाला रूल आ गया। अब इसी तरीके से बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो आप कहाँ तक याद रखेंगे, तो ये टेबल का जो फॉर्मेट है इसको याद रखना है। 10 की पावर 1, 2, 1 और 2 तो शुरुआत में, 1 2 3 तो काउंटिंग हो गई, फिर 3 की जो टेबल है वो चलती है 10 की पावर में। और फिर आपको ऐसे याद रखना है कि डेका, हेक्टा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा। सुना है ना कि कितनी मेमोरी है, 1 टीबी की मेमोरी है, 2 टीबी की मेमोरी है, तो वो जो टी है वो टी क्या है, वो टेराबाइट है, ठीक है ना। अच्छा, तो कितनी बड़ी फाइल है, 7 GB की फाइल है, तो जी इज फॉर गीगा, तो 7 गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स यानी कि 7 इंटू 10 की पावर 9 अगर लिखा है ना, 7 गीगाबाइट्स, 7 GB, तो गीगा का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 10 की पावर 9 बाइट्स, ये हो गया, ठीक। ये इस तरीके से होता है। ऐसे ही नैनो, नैनो मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस है कोई, अगर मान लीजिए कहीं मेंशन है कि 10 नैनोमीटर, तो 10 नैनोमीटर का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, 10 नैनोमीटर, इस तरह से होता है, ठीक है। ये टेबल याद आपको करनी है, नोट कर ली सभी ने, बना ली, ठीक है। ऑनलाइन बताएं भाई, भास्कर कर लिया, टेबल बना ली ये वाली पूरी? यस सर। ठीक है। इस टेबल को याद रखिएगा, ये टेबल आपको अभी 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी, आगे भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगी। नहीं तो कन्वर्जन बहुत बड़ी सरदर्द बन जाता है कि अरे भाई कैसे करा करते थे इसको, है ना। तो कई बच्चे डेका में और डेसी में ही कंफ्यूज होते रहते हैं। डेसीमीटर का क्वेश्चन अगर आ गया तो भाई क्या होता था मुझे नहीं पता, है ना, एकदम से ये दिमाग में आता है। तो आपको याद रखना है, दोनों डी सबसे पहले आएंगे, डा यानी कि डेका है तो डा लिखेंगे, डेसी है तो स्मॉल डी लिखेंगे। डेसीमीटर, मान लीजिए कहीं पर लिखा है 5 डेसीमीटर किसी सर्कल का रेडियस है, अब डेसीमीटर हमको पता नहीं, तो डेसी में क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेकामीटर है तो 5 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब सिर्फ 10, ये होता है, ठीक। इसके अलावा एक और यूनिट होती है, वो मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया, तो मैं नेक्स्ट पर पहुंचता हूँ। there is one more prefix called angstrom. Angstrom. Its symbol is angstrom. Its symbol is कैपिटल ए लिखेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, ये आंगस्ट्रॉम का सिंबल है। 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। आंगस्ट्रॉम का मतलब ये है कि आप 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है वो, ठीक है। तो एक ये है, इसके बाद
हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स। इसमें लिखेंगे कि लेंथ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय 3 मेथड्स। लेंथ कैन बी measured directly by 3 methods। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें आप मीटर स्केल, सेकंड वर्नियर कैलिपर्स, और थर्ड है स्क्रू गेज। मीटर स्केल आपको पता ही है, वो जो सीधा एक लंबा सा जो मीटर स्केल होता है वो होता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन लेंथ मेरे को मेजर करनी है, अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं मीटर स्केल से मेजर करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, वर्नियर कैलिपर्स का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, ठीक है ना, और इस पेन की मेरे को मोटाई मेजर करनी है, ठीक है, तो ये पेन इतना मोटा हो सकता है, कोई दूसरा पेन हो वो और ज्यादा मोटा हो, ठीक है ना। तो किसी चीज की अगर थिकनेस मेजर करनी है, इरेजर की थिकनेस मेजर करनी है, तो भाई उसके लिए वो इतना लंबा मीटर स्केल थोड़ी लेकर आएंगे कि मीटर स्केल से लगाओ और लगाकर उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, दिक्कत होएगी उसमें, और आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाए, पेन है, पेन की थिकनेस, ठीक, उसको करते हैं वर्नियर कैलिपर से मेजर। ये ना प्रैक्टिकल लैब में जब आप करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ऐसी डिवाइस होती है, इस तरीके की डिवाइस होती है, और यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मूवेबल पार्ट होता है, यहाँ एक नट लगा रहता है, उस नट को धीरे धीरे लेकर आते हैं, जिसकी थिकनेस मेजर करनी है उसको इसके अंदर फंसा देते हैं, ठीक है। कभी देखा घर में कभी कोई प्लम्बिंग का काम हुआ हो तो प्लम्बर एक रिंच इस तरीके की लेकर आता है, उसको ऐसे ऐसे करके पाइप पे टाइट करता है, फिर पाइप को ऐसे कसता है, ये वही चीज़ है, ये देखने में उसी तरीके का दिखाई देता है कि आपको जिस भी चीज़ की थिकनेस मेजर करनी है, मान लीजिए कोई इरेजर है, तो इरेजर को यहाँ पर बीच में रख देंगे, ठीक है, अब बीच में रख देंगे तो इधर थोड़ा सा गैप और इधर थोड़ा सा गैप बच रहा है, तो यहाँ पर नट से ऐसे टाइट करते हैं, धीरे धीरे नजदीक आकर बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो जब ये टाइट हो जाएगा तो यहाँ पर छोटे छोटे डिविजन्स, जैसे स्केल पर होते हैं ना कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स यहाँ पर लगे रहते हैं, और वो डिविजन्स आपके मिलीमीटर में भी होते हैं, सेंटीमीटर में भी होते हैं, ठीक है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स इसके लिए हो गया। फिर ये है कि हमने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो और छोटी है, जिसकी मैं थिकनेस मेजर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, अब वायर तो और भी पतला हो गया, पेन तो चलो फिर भी मोटा है, अच्छा चलो कैसे भी, मेरे पास नहीं है वर्नियर कैलिपर, मैं तो मीटर स्केल से ही करूंगा मेजर, तो मैं मीटर स्केल पर ही उसे एडजस्ट करके जैसे तैसे मार्कर से निशान वगैरह लगाकर मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। लेकिन हमसे ये कहा जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रिक वायर है, इस इलेक्ट्रिक वायर का ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा हूँ, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दो। तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक वायर प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो प्रैक्टिकली तो भाई ऐसा दिखाई देता है, पतला सा, और हम ये कहते हैं कि नहीं मेरे को स्टडी करना है तो जरा मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो आपने 10th क्लास में ऐसे पढ़ा था कि भाई ये इलेक्ट्रिक वायर है, क्यों है तो पतला सा ही, हम कह रहे हैं नहीं इसको जूम इन करके मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके देखेंगे तो एक पतली सी जो चीज़ है वो भी यहाँ से मेरे को सर्कल बनती हुई दिखाई देगी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका जो रेडियस होगा, ये क्या होगा, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जो रेडियस है ये मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पतले से तार को एक और छोटी सी डिवाइस होती है, इतनी छोटी सी डिवाइस होती है, उसको स्क्रू गेज बोलते हैं, उसके अंदर एक बारीक सी जगह होती है वायर को इंसर्ट करने की, वायर को इंसर्ट करा और उसको ऐसे टाइट करते हैं, उसमें जैसे
क्लिक 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 ऐसे आवाज आने लगती है कि अब वो फर्दर टाइट नहीं होगा। फर्दर अगर आप टाइट करेंगे तो वायर दब जाएगा। क्यों? क्योंकि वायर की प्रॉपर्टी होती है, मेटल का बना होता है कि वो मैलिएबल है, इट कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स, ठीक है ना, तो वो और पतला हो सकता है। तो ये स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज और छोटी से छोटी चीज मेजर करने के लिए हो गया, ठीक है ना, जैसे मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए 2 मीटर है, तो 2 मीटर तो पता है, अच्छा 1 मीटर इतना बड़ा, तो 2 मीटर लगभग इसका डबल कर दीजिए और बड़ा हो जाएगा। अभी कोई कह दे 2 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का मतलब है 2 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब है 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये तो बहुत छोटा हो गया। 2 को आप क्या कर रहे हैं, 2 को आप 10 लाख से डिवाइड कर रहे हैं, तो बहुत छोटा हो गया। इसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए वो छोटी सी डिवाइस आती है। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये 100% ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जरूर, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से होता है, ऐसे छोटी सी डिवाइस होती है। इसमें भी, इसमें यहाँ पर लगा रहता है एक नट, उस नट को टाइट करते हैं और बीच में वायर को इंसर्ट कर देते हैं। ये ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है। अलग अलग शेप की हैं। अब आजकल थोड़ा अब डिजिटल भी आने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है वो उस पर ग्रूव्स बने रहते हैं। ग्रूव्स मतलब छोटे छोटे निशान, 1 2 3 4 ऐसे, जैसे स्केल पर लगे रहते हैं ऐसा। तो डायरेक्ट मेथड हो गए। इसके बाद जरा देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। इसमें इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड्स, indirect methods for measuring large distances। हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हमको ना इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। ये मेथड वही है जो आप एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिएगा, पहला है ट्राइंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है ट्राइंगुलेशन मेथड for the height of an accessible object। for the height of an accessible object। अच्छा जी, तो अब हम ये कहते हैं कि एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कि एक ट्री हो गया, जैसे कि एक बड़ा सा पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल को मैं एक्सेसिबल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोल पर किसी को ऊपर चढ़ा नहीं सकते कि बेटा ऊपर चढ़ जा और वहां से इस मेजरिंग टेप को खोल दे, है ना। दूसरा बंदा नीचे पकड़ के खड़ा होगा और फिर कहेंगे कि हाँ अब आ जा नीचे। इलेक्ट्रिक पोल पर जाते ही वो हो जाएगा ना काम। तो इलेक्ट्रिक पोल पर जाना खतरनाक है। हालांकि फिर भी ये कहा जाता है कि वो एक्सेसिबल है, कि आप लैडर सीढ़ी वगैरह लगाकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। एक ट्री है तो ट्री पर भी आप कैसे भी अरेंजमेंट करके आप ऊपर पहुंच सकते हैं, आसान है। क्योंकि यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े होकर मेरे को दिखाई दे रहा है, अच्छा ट्री की ना हाइट यहाँ तक है, तो ट्री की हाइट मुझे दिखाई दे रही है, वो एक्सेसिबल है, ठीक। अच्छा तो ये एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जिसकी हाइट मुझे थोड़ा सा दूर भी हट के मैं देखूँ तो मुझे दिख जाता है कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इतना ऊंचा है, ठीक। एक तो ये चीज़ है। अब इसके लिए ये तो अगेन रिस्की होगा कि किसी ट्री की हाइट मेजर करनी है तो किसी बंदे से कह दिया कि बेटा चल ट्री पर चढ़ जा और एक मेजरिंग टेप लेकर चढ़ जा और उसको ऊपर से लगा देना और नीचे से मैं खींच कर उसको मेजर कर लूंगा कि कितना लंबा है वो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। यहां पर लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ अ ट्री। लेट कैपिटल ए बी is equal to h be the height of a
with the height of a tree or any tower to be measured, or any tower to be measured, or any tower to be measured, full stop. नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, लेट सी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट कैपिटल सी बी द पॉइंट ऑफ let capital C be the point of observation, the point of observation at a distance small x from capital B, at a distance small x from B. अब हमने कहा कि ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये 90 डिग्री का एंगल, यहां हमने कह दिया टॉवर और ट्री, लिख भी दीजिए एच, इस पॉइंट को बोल दीजिए सी। ये सी इस पॉइंट बी से, यानी कि बेस ऑफ द टॉवर या बेस ऑफ द ट्री से ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर हम पेन पेपर लेकर कहीं पर भी कोई भी एंगल बना रहे हैं, तो वो तो एंगल नॉर्मल जो एंगल होता है वो प्रोटेक्टर से बन सकता है, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि कोई हाईवे है, हाईवे के किनारे कई बार आप देखते हैं कि येलो कलर की कैप पहनकर इंजीनियर खड़ा हुआ है हेलमेट लगाकर, और एक ना ट्राइपॉड स्टैंड रखा हुआ, और उसमें वो ना कुछ सेटिंग कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि जब हाइट वगैरह देखी जाती है, मतलब एंगल चेक करा जाता है, रोड का एंगल चेक करा जाता है। कभी भी अगर मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल जहाँ पर हम रह रहे हैं ये मेरठ रोड कहलाती है, ठीक है, ये मेरठ रोड कहलाती है, तो हम ये कहेंगे कि नहीं ये तो थोड़ा सा घूम कर जा रही है। राजनगर एक्सटेंशन की रेड लाइट से अगर देखें तो हाँ स्ट्रेट रोड है मेरठ की तरफ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पर अगर मैं खड़ा हो जाऊँ और वहाँ पर खड़े होकर मैं मेरठ की तरफ देखने लगूँ तो मुझे मेरठ दिखना शुरू हो जाएगा, मुझे मेरठ थोड़ी दिखाई दे जाएगा, वहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर मेरठ है। क्यों? वो इसका रीज़न ये है कि थोड़े थोड़े दूरी पर हमेशा स्ट्रेट रोड भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर कर्व लेती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप समंदर के किनारे खड़े हो जाएंगे तो आपको बहुत दूर ऐसा लगेगा कि जैसे आसमान और समंदर मिल रहा है, उस पॉइंट को हॉराइजन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी बहुत बड़े मैदान में जहाँ कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, जैसे वो कुरुक्षेत्र का जो बैटल फील्ड है, अगर वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको दूर दिखाई देगा कि आसमान ज़मीन से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, अर्थ थोड़ा सा घूमती है, थोड़े डिस्टेंस के बाद अर्थ जाकर घूमती है। तो जब हम रियल लाइफ में बड़े बड़े एंगल्स मेजर करते हैं ना, तो बड़े बड़े एंगल्स जो मेजर करने के लिए एक बड़ी डिवाइस आती है, उसका नाम है सेक्सटेंट। लिखिएगा यहाँ पर, प्लेस अ सेक्सटेंट एट पॉइंट सी, प्लेस अ सेक्सटेंट at point C to measure the angle of elevation, of tree or tower। और इसको हमने थीटा ले लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा। और मैं क्या मेजर करना चाहता हूं तो कुछ चीजें ऐसे कि भाई पेड़ पर बिना चढ़े हम पेड़ की हाइट कैलकुलेट कर लें, वो भी एग्जैक्ट हाइट होनी चाहिए। कैसे करेंगे कैलकुलेट? हम ये कहेंगे कि अच्छा ये तो निकाल नहीं सकते, हम ये तो मेजर कर सकते हैं ना। तो बी यानी कि जो ट्री का बेस है, ट्री के बेस पर एक बंदा खड़ा हो गया वो मेजरिंग स्केल लेकर खड़ा हो गया, मेजरिंग टेप लेकर खड़ा हो गया। उसने वो टेप वहां पर अपने हाथ से पकड़ ली, दूसरा बंदा उसको खींचता चला गया और फिर कहने लगा कि हाँ ये पॉइंट सी ठीक है, यहाँ से मुझे
टॉवर का जो टॉप है वो मेरे को सेक्सटेंट के थ्रू इजीली दिखाई दे रहा है। तो सेक्सटेंट क्या है, एक ट्राइपॉड के ऊपर वो डिवाइस लगाई जाती है और उसको ऐसे घुमा दिया जाता है और उसमें देखने के लिए एक जो आईपीस लेंस है वो लगा रहता है। तो उस पर आईपीस पर अपनी आंख सेट करके उसको ऐसे ऊपर उठा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि हाँ अब मेरे को ट्री का या टॉवर का टॉप दिखाई दे रहा है। फिर नीचे एक लीवर लगा रहता है, उस लीवर से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के उसको टाइट कर देते हैं, अब वो फिक्स हो गया वहां पर। ठीक है, जैसे कंपास को टाइट करते हैं ऐसे ही, अब वो फिक्स हो गया। तो अब वो फिक्स हो गया तो फिर आप साइड में आते हैं तो साइड में उसका डिवीजन लगा रहता है, स्केल होता है, उस स्केल पर आ जाता है कि अच्छा 30 डिग्री, अच्छा 40 डिग्री, तो एंगल दिखाई दे जाता है। तो आपने सेक्सटेंट यहाँ पर लगाया, तो जहां पर आपने सेक्सटेंट फिक्स करा वहां से लेकर यहाँ तक ये एक्स तो आपने मेजर कर लिया, एंगल आपको सेक्सटेंट पर दिखाई दे गया। निकालना क्या चाहते हैं आप, एच, तो बताना कौन सा लगाऊं, साइन लगाऊं, कॉस लगाऊं या टेन लगाऊं। टेन लगाएंगे क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्लियरली tan theta is equal to AB upon BC. Tan theta is equal to H upon X, मुझे तो H निकालना है, तो H is equal to X tan theta. H is equal to X tan theta. ठीक है, ये ऐसे निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। भास्कर यहां तक समझ में आ गया, बताइए। यस सर। चलिए ठीक है। तो सेकंड लिखेंगे, इधर से करवा रहा हूं, नोट कर लिया सबने बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच रहे हैं। सेकंड लिखें, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। for the height of an inaccessible object. Triangulation method for the height of an inaccessible object. अब इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जैसे कि एक माउंटेन है। अब जो माउंटेन है, माउंटेन के आसपास भी अगर हम देखें, हम ये कह दें कि नहीं मैं ना ऐसा चाहता हूँ कि सिर्फ माउंटेन हो, इसके आसपास कुछ भी ना हो। अरे उसके आसपास जंगल भी है, उसके आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम क्लियरली एक पॉइंट पर खड़े होकर हम ये सोचें कि हमें जो माउंटेन है उसका टॉप दिखाई दे जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि कर सकते हैं सेटिंग, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगेन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट इसको क्यों कहा जा रहा है, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट इसलिए कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम माउंटेन पर किसी को खड़ा करें और उससे कहें कि बेटा तू यहाँ से मेजरिंग टेप को डाउन करेगा और मैं खींचता चला जाऊंगा। पहली चीज़ तो इतना लंबा मेजरिंग टेप हमारे पास आता नहीं है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये होती है कि माउंटेन जो है ना, माउंटेन इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे है माउंटेन। ठीक है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक रफ शेप बना दी और ये ग्राउंड है। अब मेरे को माउंटेन की जो हाइट निकालनी है, मैं ये निकालना चाहता हूँ यहाँ से लेकर और ये। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, अब ए से बी तक पहुँचने के लिए, ए से बी तक पहुँचने के लिए, अच्छा जितना ये उबड़ खाबड़ और टेढ़ा मेढ़ा इस तरफ है उतना ही ये आगे की तरफ भी है माउंटेन। ठीक है, तो मतलब मैं मेजरिंग टेप को डाउन भी करूंगा यहाँ से तो वो ऐसे उभरी हुई आएगी, तो मेरे को स्ट्रेट लाइन लेंथ नहीं मिलने वाली उसकी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये देखना है, हम इसकी माउंटेन की किसी एक कोने से कि यहाँ से खुदाई करके और मैं इसके बिल्कुल एग्जैक्ट बेस में पहुँच जाऊँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे वो देखना है। नोट करें यहाँ पर, लेट कैपिटल ए बी इज इक्वल टू एच बी द, let capital AB is equal to H be the height of the
height of the mountain to be measured. Let capital AB is equal to h be the height of the mountain to be measured. By using a sextant, we first measure the angle of elevation we first measure by using a sextant, we first measure the angle of elevation of its peak from a point C of its peak from a point C on the ground. Full stop. यहां लिखेंगे let it be θ1, let it be θ1. ठीक है, बस अभी इतना नोट करिए, 1 मिनट वेट करो, बस 1 मिनट में आ रहा हूं। अब हमने क्या करा, यहां पर एक पॉइंट ले लिया C, इधर एक पॉइंट ले लिया C, और C पर एक सेक्सटेंट को सेट करके, और यहां से मैंने इसका जो टॉप है A, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया, इसको हमने बोल दिया θ1, ये हो गया θ1। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। मूव द, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मूव द सेक्सटेंट टू अनदर पोजीशन D. Move the sextant to another position D
such that CD is equal to small d. Such that CD is equal to small d. Again measure the angle of elevation, angle ADB. Again measure the angle of elevation, एंगल ADB, और इसको इस बार बोल दीजिए θ2, इसको बोल दीजिए θ2। यहां पर मैंने ये कहा कि इसी लाइन में थोड़ा सा आगे एक पॉइंट हमने ले लिया D, और D से A को देखा यहां पर सेक्सटेंट को फिक्स करके, तो यहां पर एंगल आ गया θ2, और C से D तक के का जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको ले लिया स्मॉल d, इसको स्मॉल d ले लिया, और B से C तक का जो डिस्टेंस है इसको ले लिया स्मॉल x। और एक्चुअल में हम हाइट ऑफ माउंटेन यानी कि h कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो देखिएगा। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने सेक्सटेंट तो यहाँ पर फिक्स कर दिया, आप ये कह रहे हैं ये जो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन दिखाई दे रही है ये माउंटेन का सरफेस है जिस पर लोग ट्रैकिंग वगैरह करके ऊपर चढ़कर जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई चलिए मैंने यहाँ पर ग्राउंड था, ग्राउंड पर मैंने सेक्सटेंट फिक्स करा और यहाँ से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 मेजर कर लिया, ठीक है। तो θ1 मेजर मैंने करा, तो अब क्या मैं B से लेकर C तक की लेंथ मेजर कर सकता हूँ? B से C तक की लेंथ तो हम मेजर नहीं कर सकते ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे माउंटेन के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल बेस में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए तो खुदाई करनी पड़ेगी, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ये क्या करेंगे कि यहाँ B से लेकर C तक का डिस्टेंस मान लेंगे कि ये x है, मेजर नहीं कर सकते, मान लेंगे कि ये x है। और फिर मैं इसमें एक काम करता हूँ, जैसे हम tan थीटा निकाल रहे थे तो tan थीटा ना निकालकर cot थीटा निकालेंगे। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, मैं मेजर कर नहीं सकता हूँ x को, लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। और मुझे करना क्या है, मुझे ये h निकालना है। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC cot θ1, जैसे tan थीटा होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot θ1 इज इक्वल टू बेस यानी कि BC अपॉन परपेंडिकुलर AB। cot θ1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। cot θ1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ये हो गया। अब cot θ1 इज इक्वल टू, हाँ जी, BC क्या है x और AB क्या है h। x अपॉन h बोल दिया, फिलहाल इसको x अपॉन h बोल दिया, और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। टारगेट पर निगाह रखनी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है। x कुछ भी आता रहे मतलब नहीं, d कुछ भी आता रहे मतलब नहीं। उसके बाद अगला देखेंगे इन ट्राइंगल ABD। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें अब मेरे पास ये एंगल है θ2, तो क्या कहेंगे cot θ2 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो BD अपॉन AB। BD अपॉन AB, cot θ2 इज इक्वल टू, हाँ जी, BD क्या है x प्लस डी, ठीक। तो x प्लस डी और AB क्या है h अपॉन h, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्राउंड पर ये पॉइंट है C, ग्राउंड पर ये पॉइंट है D। ये जो CD है ना, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है स्मॉल d, ये मैं मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो ये है माउंटेन का बेस ये इन्वॉल्व नहीं है। तो ये C से लेकर D तक का डिस्टेंस दोनों ग्राउंड पर ही है, इसको मेजर करा जा सकता है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग
subtracting equation 1 from equation 2, subtracting equation 1 from equation 2, cot theta 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो लेफ्ट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन में से इक्वेशन, तो एलएचएस में से एलएचएस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आरएचएस में से आरएचएस सब्ट्रैक्ट, तो x प्लस डी अपॉन एच, x प्लस डी अपॉन एच माइनस एक्स अपॉन एच। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी माइनस एक्स अपॉन एच। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, एच को इधर ले आओ, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 को इधर ले आओ, तो एच इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। दिस इज हाउ द हाइट ऑफ दिस माउंटेन कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस बार मेरे को ये x निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार यहाँ पर माउंटेन से किसी एक डिस्टेंस पर सेक्सटेंट को फिक्स करके एंगल निकाल लेंगे, उसका कॉट निकाल लेंगे, कॉट थीटा 1। फिर थोड़ी सी दूरी पर, वो दूरी मेरे मनपसंद की दूरी होगी 10 मीटर ले लो, ताकि 10 जो है डिवाइड करने में आसानी रहती है। तो 10 ले लिया यहाँ पर, 10 मीटर के डिस्टेंस पर फिर हमने क्या करा, दोबारा सेक्सटेंट को लगाया, फिर से एंगल मेजर करा, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 करा, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 करा, और इससे d को जो भी डिस्टेंस है उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हाइट निकाल सकते हैं माउंटेन की, ठीक है। अच्छा, अब थीटा 1 और थीटा 2 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जो हमने तो बेसिक वैल्यूज याद करी थी ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो एंगल्स हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं वो आते हैं। अगर डेसिमल में भी, पॉइंट्स में भी अगर एंगल आ रहा है तो भी उसको कैलकुलेट करा जा सकता है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए, इन दोनों में से कोई एक मेथड जरूर पेपर में पूछा जाता है, 3 नंबर का आता है। शुरुआत में आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्कूल्स में, अभी जैसे तुम्हारी भी क्लासेस शुरू नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं हुई है ना, आपके तो शायद 17 से हैं, लेट हैं, और ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे तो ये जो चैप्टर है ये 1 या 2 क्लास में फटाफट फिनिश करेंगे। उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन ये लोग उसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे। रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है कि जुलाई में जो सेक्शंस हैं उनकी रीशफलिंग होगी। कई बच्चे सपना बनाकर बैठे होंगे कि मेरे को पीसीएम चाहिए, मेरे को पीसीबी चाहिए, ऐसा सपना लेकर बैठे होंगे, उनके नंबर कम आ जाते हैं और फिर उनको कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट होना पड़ता है। और कई बच्चे जो हैं, कई बच्चों का ये रहता है कि नहीं मतलब मेरे को तो ह्यूमैनिटीज़ लेना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर जब रिजल्ट आता है ना आपका, अप्रैल के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो मई का फर्स्ट वीक रिजल्ट आ जाएगा। तो वो जब रिजल्ट आता है तो कई बच्चे जो सोचते हैं कि कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, उनको लगता है कि यार मेरे नंबर तो अच्छे आ गए मैथ्स और साइंस में, तो फिर वो एलिजिबल भी हो जाते हैं कि उनको पीसीएम या पीसीबी मिल जाती है, ठीक है ना। तो तब रीशफलिंग होगी सेक्शंस की, उन सेक्शंस का सिलेबस और तेज़ी से भगाया जाता है, और आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी, मतलब क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। और इसी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैथ्स है ना, तो मैथ्स में मेरे को जो हमारी 3 क्लासेस हैं हफ्ते में, उनमें मेरा काम चल जाएगा, मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है ना, ज़रूरत पड़ेगी, आप समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर में ज़रूरत पड़ेगी, तब 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन है, कॉनिक सेक्शंस हैं, थोड़े लंबे चैप्टर्स हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिजिक्स में आप ये मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अब मार्च तो ख़त्म ही होने वाला है, तो अप्रैल में आप ये मान लीजिए कि बस 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद मेरे को इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि फिजिक्स में बताया था मैंने, थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो वो जो एक्स्ट्रा क्लास हम रखेंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के दूसरे भी ट्यूशन्स होंगे और भी स्कूल का भी वर्क होगा, तो थोड़े आप लोग बिजी होने वाले हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा क्लास है वो मैं ऐसे टाइम पर रखूँगा कि कोई चीज़ आपकी डिस्टर्ब ही ना हो, और वो रखूँगा सिर्फ आधे घंटे की। आधे घंटे की हम ऐसे रखेंगे जैसे रात में 9:30 बजे रख ली या 10 बजे रख ली, ऑनलाइन रहेगी, तो अपना घर पर बैठो, लैपटॉप खोलो और उसमें देख लो। उससे बस इतना होगा, उसमें कोई मेजर पोर्शन नहीं कराने वाला, उसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, मतलब एक टॉपिक मान लीजिए हमने करा दिया, तो हमारा सिलेबस जो है ना उसको थोड़ा सा पुश मिल जाएगा, बस तो सिलेबस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। तो फिर स्कूल वाले कितनी भी तेज भगाएं, आपको टेंशन नहीं होगी, आपके हाथ पैर नहीं भूलेंगे कि सर हमारा रह गया, हमें कराओ फटाफट। स्कूल में तो 4 चैप्टर आ रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो पहले चैप्टर पर अटका हूँ, वो काम नहीं होगा।
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि या तो 9:30 से 10 या 10 से 10:30 ये रखूंगा, और वो भी उन दिनों में रहेगी जिन दिनों में आपकी ये क्लास नहीं होगी। जैसे फिजिक्स की क्लास जो है वो रहती है आपकी TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में से कोई एक दिन हम रख लेंगे, या 2 दिन, हफ्ते में 1 क्लास या 2 क्लास एक्स्ट्रा जरूर होगी, आधा घंटा। तो एक दिन आधा घंटा, एक और दिन किसी दिन आधा घंटा, तो उसमें आराम से आपको मतलब दिक्कत नहीं होने वाली। बस सिलेबस थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा सिलेबस में मतलब पुश मिल जाएगा थोड़ा सा, कि हमारा जो सिलेबस में हम कभी भी पीछे नहीं छूटेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा आप तैयार रहिएगा। ये हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी डिस्टेंस मेजर करने का टॉपिक है। ये पैरालैक्स मेथड है, ये लास्ट ईयर ही सिलेबस में से हटाया है। इस साल का अपडेटेड सिलेबस अभी आया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ऐड तो होगा नहीं। तो पैरालैक्स अभी के लिए छोड़कर ही चल रहा हूँ, पैरालैक्स मेथड नहीं करना है, क्योंकि पिछले साल हटा दिया था इसको सिलेबस में से, तो ये नहीं करना है। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। बस हेडिंग डालकर छोड़ दीजिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक बचेगा जो है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन वाला, वो करवाऊंगा। एक क्लास में ये हो जाएगा, एक क्लास में वो हो जाएगा। मुझे 2 क्लास अभी इसकी चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी मैं 2 क्लासेस और लूँगा इसी चैप्टर की। रीज़न बता देता हूँ, आप ज़्यादातर स्कूल्स का बता रहा हूँ, बल्कि सभी स्कूल्स का ही बता रहा हूँ। 2 टॉपिक हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के हमारा सिलेबस का ये ड्रॉबैक है कि 11th में ज़रूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की भी और इंटीग्रेशन की भी। फिजिक्स में भी पड़ती है, मैथ्स में भी पड़ती है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, और कोई टीचर नहीं कराता। मैथ्स वाला कहता है कि फिजिक्स वाले करा देंगे, फिजिक्स वाला कहता है मैथ्स वाले करा देंगे, दोनों एक दूसरे पर डालते रहते हैं, कोई नहीं कराता। हर स्कूल की यही कहानी है। तो मैं 2 क्लासेस उसकी भी लूँगा, एक डिफरेंशिएशन की और एक इंटीग्रेशन की। इतना कि जैसे तुम बायो वाले हो, तुम भी अभी बायो का बना रहे हो ना प्लान, है ना, तो जैसे तुम बायो वाले, तो बायो में दिक्कत नहीं होगी। मतलब जितनी ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, जितनी ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम मानिएगा कि 4 क्लासेस लगेंगी, 4 क्लासेस में ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए, परसों मिलते हैं। ठीक है भास्कर, चलिए ठीक है। वापस कब आओगे तुम? 31 वाले। ओके ओके ओके।